Hi friends, let's continue with chapter number 15. In this chapter, we had seen what are waves. Title देखा था waves. Waves यानी क्या? It is the disturbance propagating in the medium that is called wave. When a disturbance is created in a medium and that disturbance propagates ahead, the phenomenon is called waves. बराबर? Now ये waves कितनी speed से आगे बढ़ता है उसके बारे में आज के लेक्चर में बात करेंगे. Now speed of waves यानी कि motion propagation of the disturbance किस बात पे डिपेंड करता है? तो this speed of wave or motion of wave depends on two factors. एक तो elasticity of the medium. Elasticity of the medium. अब elasticity मतलब क्या? कि when the disturbance comes to the medium, particles start performing SHM. सपोज हमने ऐसा लिया कि SHM शुरू कर दिया पार्टिकल में, या फिर यूँ बोलो कि पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स पोजीशन, डिस्प्लेस हुआ. जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ गया पार्टिकल वापस आएगा अपनी जगह पे. एज सोन एज द डिस्टेंस कम्स द पार्टिकल गेट्स डिस्प्लेस्ड, बट एज द डिस्टेंस प्रोपगेट्स हेड पार्टिकल रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. दैट मूविंग अवे एंड रिटर्निंग, दैट्स इलास्टिसिटी. तो जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी उतना जल्दी वापस आएगा, तो मतलब डिस्टेंस उतना जल्दी आगे गया. यानी डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी. सेकेंडली डिपेंड्स ऑन इनर्शिया. इनर्शिया हियर मींस कितना उसका मास है, यानी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. अगर पार्टिकल्स कम हुए, इफ इन द मीडियम नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेस, द इनर्शिया प्रॉपर्टी विल बी लेस. सो व्हाट विल हैपन व्हेन द डिस्टेंस कम्स हियर, दिस पार्टिकल शिफ्ट्स, then distance moves forward, this particle shifts, then distance moves forward, this particle moves. Now distance has to pass through each and every particle. If less number of particles and they are scattered, then the distance will be moving faster. एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा. पर अगर मान लो कुछ ऐसा होता, हाईली डेंस होता मीडियम, तो डिस्टेंस यहाँ आता, इसके बाद इधर जाता, फिर ये डिस्प्लेस होने लगता, फिर इधर जाता, ये डिस्प्लेस होने लगता, इधर जाता. तो उसको उतने ही टाइम में, जितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंचे उतने टाइम में खाली यहाँ तक ही पहुंचेगा. यानी व्हेन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज मोर, यानी कि इनर्शिया इज मोर. इन अदर वर्ड्स वी से डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज मोर. नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है मतलब इनर्शिया ज्यादा है, मतलब डेंसिटी ज्यादा है. डेंसिटी ज्यादा है मतलब क्या हो गया कि हर एक पार्टिकल से गुजरना है डिस्टेंस को, तो इट टेक मोर टाइम टू ट्रैवल अ स्मॉलर डिस्टेंस आल्सो, या फिर इन अ गिवन टाइम इंटरवल इट विल ट्रैवल अ स्मॉल डिस्टेंस. जबकि यहाँ पे व्हेन पार्टिकल्स आर फार अवे, लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, density of particles is low, in that case the distance will move faster, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर है, इधर से इधर है, इधर से इधर है, हर एक पार्टिकल से होकर गुजरना है दोनों सब केस में. in every case distance has to pass through each and every particle. So if number density of particles is less, the distance will travel faster, यानी कि waves will move forward easier. If this density of the number density is more, यानी कि number of particles are more, so in that case it will take more time to travel that distance, यानी कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी. कहने मतलब क्या है कि वेव्स की स्पीड डिपेंड्स ऑन इनर्शिया प्रॉपर्टी आल्सो. नाउ इनर्शिया प्रॉपर्टी हियर वी नॉर्मली शो इट बाय डेंसिटी. इनर्शिया मींस कितना इनर्शिया मतलब मोमेंट, मास हो गया, एंड मास, इनर्शिया इज अदर नेम ऑफ मास. प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट मास, एंड मास का रिलेट हम लोग क्वांटिटी यहाँ पे लेते हैं डेंसिटी. ओके, तो डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, एक तो इलास्टिसिटी, दूसरा डेंसिटी. Now here we'll be discussing the waves. हमने waves के मोशन की बात कर ली, पर कौन से waves को डिस्कस करेंगे? We have two types of waves. एक तो ट्रांसवर्स waves, जिसमें पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. दूसरे हैं लॉन्गिट्यूडनल waves, जिसमें पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. तो ट्रांसवर्स waves एंड लॉन्गिट्यूडनल waves, हम दोनों की स्पीड को डिस्कस करेंगे. ट्रांसवर्स waves के लिए हम लोग लेंगे मीडियम इन अ स्ट्रिंग. तो विल टेक स्पीड ऑफ वेव ट्रांसवर्स वेव्स इन अ स्ट्रिंग, या मोशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन अ स्ट्रिंग. जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम लोग साउंड वेव्स की बात करेंगे इन अ मीडियम और इन एयर. बराबर है. तो हम लोग दो पार्ट लेंगे, एक ट्रांसवर्स वेव्स इन अ स्ट्रिंग, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन एयर. दोनों केस में स्पीड ऑफ वेव्स का फॉर्मूला लेंगे, दोनों केस में स्पीड ऑफ वेव्स का फॉर्मूला लेंगे. द अप्रोच विल बी यूजिंग हियर विल बी डायमेंशन एनालिसिस, जो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था. डायमेंशन एनालिसिस का अप्रोच लेंगे यहाँ पे टू ऑब्टेन द फॉर्मूला. ओके, तो अब आगे हम लोग लेंगे पहले ट्रांसवर्स वेव्स इन अ स्ट्रिंग एंड देन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन एयर. ओके, first we take the case of speed of transverse waves in a stress string. Now in a stress string when transverse waves are traveling, then its speed
डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. V डिपेंड्स ऑन एक तो टेंशन इन द स्ट्रिंग. T is the tension in the string. And tension is nothing but a force. Force है तो डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t minus 2 आएगा. Secondly, it depends on linear density. We denoted by mu. Mu is linear density. अब linear density क्या होता है? तो that is mass per unit length. Density is mass upon volume. No doubt, density is mass upon volume. But string is a linear object. It does not have any thickness. String is having negligible thickness, तो उसका area of cross section नहीं रहेगा. Very less. Length के comparison में. इसलिए उस केस में in one dimensional object like string, we say that we take linear density rather than mass density. Okay? तो linear density is taken as mass upon length and dimensional formula इसका हो जाएगा m1 l minus 1 t0. बराबर है? हमें रिलेशन ऑब्टेन करना तो डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या बोलता है? रेस टू ए रेस टू बी काटो. तो therefore t proportional therefore v proportional to t raised to a mu raised to b. फिर चैप्टर नंबर 2 का मेथड चालू हो गया. therefore we say v equal to some constant k into t raised to a mu raised to b, where k is a constant and it is definitely taken dimensionless. ये इक्वेशन 1 बोल देते हैं. t raised to a mu raised to b. okay, now डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS. LHS में कौन स्पीड है? तो m1 स्पीड के लिए m0 l1 t minus 1 एंड देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS. k तो डायमेंशनलेस है तो m0 l0 t0. टेंशन यानी फोर्स तो m1 l1 t minus 2 raised to a. અને नेक्स्ट है लीनियर डेंसिटी, दैट इज m1 l minus 1 t0 रेज टू बी. अब ये सिंप्लीफाई करें तो कुछ ऐसा बनता है m रेज टू 0 a b a प्लस बी एंड लेंथ के लिए 0 a माइनस बी a माइनस बी. टेम्परेचर टाइम के लिए 0 माइनस 2 है एंड यहाँ कुछ नहीं है तो 0. तो नेट t रेज टू माइनस 2 है. बराबर है. नाउ एज इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट, as equation 1 is dimensionally correct, as equation 1 is dimensionally correct, we take dimensional formula of LHS equal to dimensional formula of RHS and writing it, what we get is m0 l1 t minus 1 ये LHS के लिए, t minus 1 LHS के लिए and RHS में m raised to a plus b, l raised to a minus b and a t raised to minus 2a. Now comparing power of same base, comparing powers या फिर exponent, comparing exponent of same base, what we get is a plus b equal to 0. m को कंपेयर किया, l को कंपेयर करते तो a minus b is 1 અને माइनस 2 है. t को कंपेयर करें तो माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 1 यानी a कम्स आउट टू बी 1/2 एंड ये बोलता है a इक्वल टू फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a 1/2 आया तो a माइनस 1/2 आएगा. thus taking a is equal to 1/2 and b equal to minus 1/2 and obviously k equal to 1, ये गिवन है समान के चलते हैं. तो व्हाट वी गेट इक्वेशन 1 इज, इक्वेशन 1 बिकम्स v is equal to t raised to half and mu raised to minus half यानी कि t by mu whole raised to half यानी कि v equal to root of t by mu. ये फॉर्मूला हो गया स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ ट्रांसफर इन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग. v equal to root t by mu. More the tension in the string, more is the speed. Less the tension, less is the speed. Further, linear density जितनी ज़्यादा उतना स्पीड कम, जितनी linear density कम उतना स्पीड ज़्यादा वेव्स का. क्लियर? तो ये हो गया रिगार्डिंग डेरिवेशन ऑफ द स्पीड ऑफ वेव ट्रांसवर्स वेव्स इन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग. देख लीजिए सर. Friends, next we go on for obtaining the speed of longitudinal waves in a medium.
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के प्रोपोगेशन में स्पीड ऑफ वेव v डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। एक तो e, इलास्टिसिटी को यहाँ पे इंडिकेट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा इलास्टिक कांस्टेंट, वेयर e इज द इलास्टिक कांस्टेंट। चैप्टर नंबर 9 में इसके बारे में पढ़ा था। एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ प्रेशर, सो m1 l-1 t-2 आएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इट डिपेंड्स ऑन इलास्टिक कांस्टेंट। सेकेंडली यहाँ मीडियम कैन बी 1 डायमेंशन, कैन बी 2 डायमेंशन, कैन बी 3 डायमेंशन। इससे यहाँ पे जनरली डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी रो, तो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा दूसरा। एंड डेंसिटी के लिए वी यूज m1 l-3 t0 मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर है। डिपेंडेंस is e raised to a rho raised to b, therefore combining these two we get v proportional to e raised to a rho raised to b। proportionality हटाएं, कांस्टेंट लगाएं, तो equal to k e raised to a rho raised to b। let's say equation 1 where k is a constant which is obviously dimensionless। okay, now dimensional formula लिखते हैं। dimensional formula of LHS, that is speed is m0 l1 t-1। next dimensional formula for RHS, तो k तो dimensionless है, m0 l0 t0। E is having dimensional constant and dimensional equation m1 l-1 t-2 raised to a, અને density rho के लिए m1 l-3 t0 raised to b। इसको सिंप्लीफाई करें तो m raised to a प्लस बी आया, l रेस टू माइनस ए माइनस 3b माइनस ए माइनस 3b एंड t रेस टू माइनस 2a। ओके, नाउ एज इक्वेशन 1 इज डायमेंशनली करेक्ट, एज इक्वेशन 1 इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS। बराबर, स्टेप्स वही के वही चल रहे हैं, खाली क्वांटिटी चेंज हुआ है, इसलिए अकॉर्डिंगली डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज हुआ है। तो LHS RHS को लिखे दो। LHS में m0 l1 t-1, RHS में m रेस टू a प्लस b, l रेस टू नेगेटिव a माइनस 3b और t रेस टू माइनस 2a। फिर ये आर्ग्यूमेंट वही क्या, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ सेम बेस। सेम बेस के एक्सपोनेंट कंपेयर करते हैं, तो मास के एक्सपोनेंट कंपेयर करें तो a प्लस बी कम्स आउट टू बी 0। दूसरा l लेंथ के कंपेयर करें तो माइनस ए माइनस 3b इक्वल टू 1। तीसरा माइनस 2a इक्वल टू 1, तो यहाँ से a मिल गया, a इक्वल टू नेगेटिव 1/2, नहीं सॉरी माइनस 2a इज माइनस 1, सॉरी हियर इट इज माइनस 2a इक्वल टू माइनस 1, सो a कम्स आउट टू बी 1/2। तो हमको एक तो मिल गया a, वी ऑब्टेन a इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हमको b भी मिल जाता है, b इज इक्वल टू नेगेटिव है, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 1/2, सॉरी 1/2 का नेगेटिव, बराबर। तो ये मिल गया। सो नाउ यूजिंग a इक्वल टू 1/2 एंड b इक्वल टू माइनस 1/2 एंड k इक्वल टू 1 गिवन करके चलते हैं इन इक्वेशन 1। तो व्हाट वी गेट इज देयरफॉर v का फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल टू e रेज टू हाफ रो रेज टू माइनस हाफ, यानी कि दिस कम्स आउट टू बी रूट ऑफ e बाय रो। आगे था वैसे उसमें t बाय म्यू था, यहाँ पे e बाय रो आया, इलास्टिक कांस्टेंट। ओके, ये आ गया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन अ मीडियम। अब मीडियम की बात करें तो if medium is a rod, रॉड यानी लॉन्गिट्यूडनल हो गया, लेंथ के बारे में बात हो गई। तो रॉड के केस में इलास्टिक कांस्टेंट इज यंग मॉडुलस, तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा v का, रूट ऑफ y बाय रो, वेलोसिटी ऑफ साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन अ रॉड, बराबर है। फिर अगर मीडियम इज अ फ्लूइड, गैस है या लिक्विड है, तो ऐसे केस में इलास्टिक कांस्टेंट बिकम्स बल्क मॉडुलस, तो यहाँ हो जाएगा v इक्वल टू रूट ऑफ b बाय, बराबर, रूट b बाय रो। यानी कौन सा मीडियम है, जनरल फॉर्मूला v इक्वल टू रूट e बाय रो, अगर रॉड है तो e की जगह y लिखने का,
एंड अगर फ्लूइड मीडियम है तो फ्लूइड यानी कि लिक्विड और गैस, तो उस केस में बी बाय रो, वेयर बी इज द बल्क मॉडुलस। यहाँ पे वाई इज स्टैंड फॉर यंग्स मॉडुलस, चैप्टर नंबर 9 में इसको हमने पढ़ा हुआ है, एंड बी स्टैंड फॉर बल्क मॉडुलस, इसे भी चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था हमने। बल्क मॉडुलस लॉन्गिट्यूडनल केस में, सॉरी यंग मॉडुलस लॉन्गिट्यूडनल केस में था, बल्क मॉडुलस वॉल्यूम केस में था, जहाँ पे फ्लूइड लाइक मीडिया की बात होती थी। ओके, ये हुआ स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन अ गिवन मीडियम का फॉर्मूला ऑब्टेन किया, यहाँ तक फॉर्मूला ऑब्टेन किया एंड फिर बाद में उसके दो केसेस लिए। अब इस केस को आगे बढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव के बदले साउंड वेव्स की टिपिकली बात करते हैं, साउंड वेव्स इन एयर करके, तो इस बेस पर से आगे बढ़ेंगे। ओके, जस्ट गो थ्रू दिस। चलो अब चलते हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर, यानी वही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, एयर इज अ मीडियम, तो वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो फॉर्मूला फॉर स्पीड क्या मिला था, v इक्वल टू रूट ऑफ d बाय रो, वेयर b इज बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या, तो वी नो दैट चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था कि बल्क मॉडुलस इज सिग्मा वी अपॉन एप्सिलॉन वी, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, बराबर है। वॉल्यूम स्ट्रेस इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर, कितना प्रेशर अप्लाई किया है, कितना प्रेशर इंक्रीज है डिक्रीज किया वो, एंड चेंज इन वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम स्ट्रेन इज डेल्टा वी बाई वी। तो इसको लिखे तो डेल्टा पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी लिखेंगे। वी नो दैट व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, इसलिए अगर एक डिफरेंस पॉजिटिव तो दूसरा डिफरेंस नेगेटिव आएगा। उस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक माइनस साइन रखते हैं, बराबर है। ये फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 9 में लिया था, बराबर। अब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो डेल्टा की जगह डी लिखेंगे, तो माइनस वी डी पी अपॉन डी पी, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है इसको, तो हमारे लिए ज्यादा इजी होगा डेरिवेशन में। तो हमारे लिए बी का फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस वी डी पी बाई डी वी। कैसे आया वो आपको यहाँ पे बता दिया मैंने। ओके, बल्क मॉडुलस गिवन एज माइनस वी डी पी बाई डी वी। ओके, क्लियर। अब जब स्पीड ऑफ साउंड वेव्स की बात चली तो सबसे पहले न्यूटन का एजम्पशन आया। तो न्यूटन के मुताबिक, लेट्स से पार्ट 1, न्यूटन्स फॉर्मूला। अब न्यूटन ने प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोपोगेशन साउंड वेव्स के प्रोसेस को न्यूटन ने आइसोथर्मल प्रोसेस लिया था। ही कंसिडर दिस प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस। क्यों ऐसा, क्योंकि उसने बोला व्हेनेवर साउंड प्रोपोगेट्स इन द मीडियम, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम डज नॉट चेंज। वो तो हम भी जानते हैं कि क्लास में अगर सर बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के तो भी कहीं क्लास में गर्मी नहीं हो जाती है, द टेम्परेचर डज नॉट राइज। सो साउंड वेव्स का प्रोपोगेशन इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी इज कांस्टेंट। ओके, क्लियर। सो देयरफॉर वी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, वी से डिफरेंशिएशन ऑफ p into v इज 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो देयरफॉर p, ये प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन p dv प्लस v dp इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए v dp बाई dv, तो सेकेंड टर्म को राइट साइड पे भेज देते हैं, तो व्हाट वी गेट इज p dv इज इक्वल टू माइनस v dp, यानी कि p इज इक्वल टू माइनस v dp बाई dv, बराबर है। पर ये तो बल्क मॉडुलस हो गया, देयर इज नथिंग बट बल्क मॉडुलस। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन बल्क मॉडुलस इज p, according to Newton bulk modulus p, and therefore speed of sound waves in a medium will be equal to root p by rho, root p by rho। ये फॉर्मूला है according to Newton about the sound waves का speed in air, बराबर है। इसको न्यूटन्स फॉर्मूला बोलते हैं। नॉट एट एसटीपी लेवल इसके वैल्यूज, तो प्रेशर p इज 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन एटमॉस्फेयर लेवल, बराबर है। एट एसटीपी अगर वैल्यू देखें तो प्रेशर का 1 एटमॉस्फेयर के 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ। डेंसिटी ऑफ एयर इज रफली 1.29 kg पर मीटर क्यूब। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे डाल दिए तो v की वैल्यू आई अप्रोक्सीमेटली 279 मीटर पर सेकेंड। ये न्यूटन ने अपने फॉर्मूला से ऑब्टेन की। पर प्रैक्टिकली देखा गया तो स्पीड कितनी है, रफली 332 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो गई।
अब न्यूटन के फॉर्मूला पर से जो वैल्यू है वो 279 मीटर पर सेकेंड है, विच डज नॉट मैच विथ प्रैक्टिकल वैल्यू। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ थी। इस गड़बड़ को लैप्लेस ने ढूंढ निकाला। उन्होंने क्या बोला कि न्यूटन की बातें गलत नहीं है, न्यूटन ने जो बोला बिल्कुल सही है, पर उस पर थोड़ा करेक्शन आएगा। क्या? प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, टेम्परेचर ऑफ एवरी पार्ट इन द मीडियम डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। उन्होंने क्या बोला? द प्रोसेस इज एडियाबेटिक रादर देन आइसोथर्मल, यानी कि टेम्परेचर्स डू चेंज। टेम्परेचर डू चेंज मतलब कैसा हो गया? टेम्परेचर डू चेंज मतलब कैसा हो गया? तो उन्होंने बोला साउंड प्रोपोगेट्स बाय रेरिफैक्शन कंडेंसेशन, एंड वो भी कैसे? स्टेडी नहीं है। रेरिफैक्शन कन्वर्ट्स टू कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कन्वर्ट्स टू रेरिफैक्शन कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स। अब कंडेंसेशन में बहुत ज्यादा भीड़, टेम्परेचर हाई, रेरिफैक्शन में कम भीड़, टेम्परेचर लो, एंड ये दोनों कंडीशन चेंज हो रहे, मतलब टेम्परेचर बदल रहा है, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द मीडियम इज चेंजिंग ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स। ओवरऑल टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, बट टेम्परेचर ऑफ एवरी पार्ट ड्यू टू चेंजेस इन रेरिफैक्शन कंडेंसेशन टेम्परेचर्स आर चेंजिंग। यानी ये प्रोसेस ओवरऑल आइसोथर्मल है, नो डाउट, पूरे मीडियम के लिए देखो तो, पर इंटरनल देखो तो इट इज चेंजिंग टेम्परेचर, इट्स नॉट आइसोथर्मल। एक बात तो भी आइसोथर्मल नहीं है। सेकेंडली टेम्परेचर अंदर लेन देन हो रही है, कंडेंसेशन का हाई टेम्परेचर रेरिफैक्शन को दिया, इसलिए वो कंडेंसेशन बन गया। कंडेंसेशन में अपना टेम्परेचर सॉरी, फिर कंडेंसेशन का टेम्परेचर लो हो गया, इसलिए रेरिफैक्शन हो गया। यानी ये टेम्परेचर की लेन देन, हीट की लेन देन अंदर अंदर हो रही है, इट डज नॉट एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट। इससे ये प्रोसेस कैसा हो गया? अंदर अंदर हीट की लेन देन हो रही है, डज नॉट एक्सचेंज हीट विद एनवायरनमेंट। मतलब क्या हुआ? इट्स एन एडियाबेटिक प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहते हैं, इसलिए आइसोथर्मल तो नहीं है। सेकेंडली टेम्परेचर हीट डज नॉट एक्सचेंज हीट विद द एनवायरनमेंट, इसलिए ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। अब उन्होंने एडियाबेटिक प्रोसेस का एजम्पशन लिया है, तो क्या ये सही पड़ता है? लेट्स सी। तो लैप्लेस ने बोला कि इट्स नॉट आइसोथर्मल बट इट्स एन एडियाबेटिक प्रोसेस। चलो देख लेते हैं उस केस में क्या आता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वी हैव रिलेशन पीवी रेज टू गामा इज कांस्टेंट। ओके, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएशन ऑफ पीवी रेज टू गामा इज 0, कांस्टेंट का तो डिफरेंशियल 0 होता है। अब इधर डिफरेंशिएट करें तो p as it is differentiation of v raised to gamma plus v raised to gamma as it is dp is 0, बराबर है। अब v raised to gamma का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? तो भी gamma v raised to gamma minus 1 dv plus v raised to gamma dp। अच्छा, इसको उधर भेज देते हैं, तो दिस विल बी minus v raised to gamma dp। इस टर्म को उधर ले लिया एंड इसको डिफरेंशिएट किया। हमें क्या चाहिए? v dp by dv। अब देखो यहाँ v रेस टू गैमा या v रेस टू गैमा माइनस 1, यानी यहाँ एक कम है v, बराबर है कंपैरिजन में, तो ये दोनों को उड़ाओ तो एक v बच गया। तो व्हाट यू गेट इज गैमा p dv इज इक्वल टू नेगेटिव v dp। v रेस टू गैमा माइनस 1 को उड़ाया दोनों तरफ। आप बोलोगे कैसे हुआ? तो चलो यहाँ पे x रेस टू 4 है, सामने x रेस टू 1 कम यानी 3 है, तो उड़ेगा तो एक x बचेगा। यही चीज यहाँ पे भी। ओके, गैमा को आपने 4 ले लिया, तो उस हिसाब से देखो कोई भी वैल्यू ले लो गैमा का, you'll find this। ओके, तो एक v बचेगा राइट साइड पे। सो हियर व्हाट वी गेट इज दिस वे। तो देयरफॉर gamma p will be equal to minus v dp by dv, and that is nothing but bulk modulus। तो bulk modulus का वैल्यू क्या है? gamma p if we consider adiabatic process। चलो देखते हैं whether it matches or not। तो bulk modulus का वैल्यू रखते हैं फॉर्मूला में, therefore v becomes root of gamma p by rho। v becomes root of gamma p by rho। अब STP पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो STP पे एट STP वैल्यू प्रेशर का है, डेंसिटी भी है, रही बात गैमा लाने की, गैमा इज 1.41 फॉर ये। अब ये जब 1.41 और ये दो वैल्यूज रख देते हैं तो v comes out to be 331.2 मीटर पर सेकेंड। अरे वाह, दैट मैच इज ऑलमोस्ट नियर टू 332, द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, उसके ऑलमोस्ट मैच करता है, इसलिए ये एजम्पशन लैप्लेस का सही है। तो न्यूटन का फॉर्मूला इज नॉट यूज्ड टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, it is the Laplace's corrected formula which is used for this finding the speed of sound in air। okay, ये हो गया regarding Laplace's correction। clear, just go through it, फिर हम इसमें से थोड़े और एडवांसमेंट में चलते हैं, थोड़ा और।
चलो दोस्तों इससे थोड़ा और आगे चलते हैं, बस एक और डिपेंडेंस लेने के वेलोसिटी का। नाउ फॉर 1 मोल गैस, या फिर लेट्स से फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस वी हैव द फॉर्मूला PV इक्वल टू म्यू आर टी, चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था। टेकिंग म्यू इक्वल टू 1 मोल लेते हैं गैस, तो क्या हो जाएगा PV इक्वल टू RT, यानी कि P विल बी इक्वल टू RT बाई V। रख देते हैं फॉर्मूला में, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विल बिकम रूट ऑफ गैमा RT अपॉन रो इनटू V, बराबर है। अब ये रो इनटू V क्या बनेगा, हियर रो इनटू V, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बिकम्स मास, एंड 1 मोल गैस कैसे मॉलिक्यूलर मास हो गया, बराबर है। तो देयरफॉर फॉर्मूला नाउ बिकम्स V इक्वल टू रूट ऑफ gamma RT by MO। नाउ गिवन मीडियम के लिए मॉलिक्यूलर मास तो कांस्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स ऑन रूट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड है। ओके, ये एक और रिलेशन एक्स्ट्रा इसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स के लिए हमें ज़्यादातर काम आता है, बाकी इसका कोई ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, डेरिवेशन में नहीं है। डेरिवेशन आगे देख लिया, उसके बाद न्यूटन का फॉर्मूला, लैप्लेस इक्वेशन, एज पर द क्वेश्चन आस्क्ड गो अहेड, as per the question asked go ahead with the derivations। Okay, so that completes theory part of speed of waves in a given medium, जिसमें speed of transverse waves in stress string लिया, speed of sound waves in speed of longitudinal waves in a medium लिया, फिर उससे more specifically speed of sound waves in air लिया, न्यूटन्स फॉर्मूला एंड लैप्लेस करेक्शन। ओके, देख लीजिए। चलो दोस्तों साथ में थोड़े कनेक्टेड सम्स लेते हैं, आज जो पढ़ा उसके बाद कनेक्टेड सम्स लेते हैं। पहला इलस्ट्रेशन 15.4, एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट STP, द मास ऑफ 1 मोल एयर इज 29 × 10⁻³ kg। ना यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, STP पे 1 एटमॉस्फेयर होता है, दैट इज 1.01 × 10⁵। डेंसिटी ऑफ एयर हमें पता है कि 1.29 kg/m3 है, तो स्पीड कितना होगा एज पर न्यूटन्स फॉर्मूला रूट टी बाई रो। आपका आंसर है वैसे लेना है। अब डेंसिटी कैसे लिए, तो इधर मास ऑफ 1 मोल एयर दिया हुआ है, डेंसिटी के लिए मास ऑफ 1 मोल एयर, तो मास अपॉन वॉल्यूम, 1 मोल एयर का मास दिया है 29 × 10⁻³ kg, एंड 1 मोल का वॉल्यूम हमें मालूम है 22.4 लीटर यानी 10⁻³ m3। सो दिस कम्स आउट टू 1.29 kg/m3। ये जो वैल्यू कहाँ से है वही है। वैसे ये डायरेक्टली नोन है हमें एयर की डेंसिटी, तो वी नीड नॉट वर्क इट आउट, पर यहाँ दिया है तो साथ में वर्कआउट कर लेते हैं। ओके, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि डेंसिटी आई कैसे। फिर चलते हैं इलस्ट्रेशन 15.3। इलस्ट्रेशन 15.3 में दिया हुआ है अ स्टील वायर ऑफ 0.72 मीटर लॉन्ग हैज मास 5 × 10⁻³ kg। लेंथ दिया, मास दिया वायर का। If the wire is under tension 60 Newton, what is the speed of transverse waves? तो पहले तो लीनियर डेंसिटी फाइंड करते हैं, म्यू इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ, इतना kg/m आ जाएगा। फिर स्पीड ऑफ साउंड इन स्ट्रेच स्ट्रिंग रूट टी बाई म्यू, डेसिमल मीटर/सेकेंड। ओके, क्लियर। फिर चलते हैं एक्सरसाइज का 15.1। एक्सरसाइज का 15.1 बोलता है a string of mass 2.5 kg is under a tension of 200 Newton. The length of the stretch string is 20 meter. If the transverse jerk is stuck at one end of the string, how long does the distance take to reach the other end? 20 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग में एक एंड से दूसरे एंड तक वेव कितने टाइम में पास होगा। 20 मीटर लॉन्ग में यहाँ पे अगर एक पल्स क्रिएट किया तो दूसरे एंड पे पहुंचेगा कितने टाइम में, यानी इतना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा। अब डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ तो है, बराबर है। स्पीड मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो स्ट्रिंग है तो स्पीड के लिए पहले म्यू की जरूरत पड़ेगी, मास डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, तो m/l दिस मच kg/m। फिर बाद में स्पीड ढूंढो, v इक्वल टू रूट टी बाई म्यू, ये स्पीड आ जाएगा, t भी है म्यू भी है आपके पास में, ये एंड फिर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो देयरफॉर टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये टाइम भी आ जाएगा। कितने टाइम में पहुंचा यहाँ से आप, खत्म।
यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कॉल करने के लिए टाइम कितना लगता है, तो उसके लिए स्पीड की जरूरत पड़ेगी। स्पीड मिला √T/μ से एंड म्यू मिला m/l से। चलो फिर एक्सरसाइज का 15.3 लेते हैं। 15.3 में क्वेश्चन है, अ स्टील वायर इज अ लेंथ ऑफ 12 मीटर। वायर का लेंथ 12 मीटर है, लेंथ ऑफ 12 मीटर। फिर बाद में अंडर मास ऑफ 2.1 kg। What should be the tension in the wire so that the speed of transverse waves on the wire equals the speed of sound in dry air at 20 Celsius, that 343 meter per second। तो स्पीड ऑफ वेव 343 मीटर पर सेकेंड ना हो तो उसके लिए कितना टेंशन देना है। एक तो पहला तो म्यू आ जाएगा m/l, दिस मच kg/मीटर। फिर बाद में स्पीड v इज इक्वल टू √T/μ फॉर स्ट्रेट स्ट्रिंग, बराबर है। वायर के लिए हमें t ढूंढना है, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, v स्क्वायर इक्वल टू T/μ, तो देयरफॉर t इज इक्वल टू μ इनटू v स्क्वायर, पुट ऑफ द वैल्यू दिस मच न्यूटन। यानी टेंशन दिया हो स्पीड ढूंढना है, या स्पीड दिया टेंशन ढूंढना है। ऐसे टाइप के सम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आते। क्लियर अबाउट दिस? ये हो गए सम्स रिलेटेड टू स्पीड ऑफ waves in a medium. Okay, I hope this is clear to you.